अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि हमारी मैट्रिक केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है। और इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं क्या, उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और इनको जो है वो बनाने की या इनको स्टैब्लिश करने की क्यों जरूरत पेश आई। तो वो सारा कुछ जो है वो इस सारे के सारे पूरे के थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर यही बातें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज क्या है। केमिकल इंडस्ट्रीज अब हमें पता है कि पहले जो था, यानी कि आज से कुछ सदियां पहले जो था, ये जो सारा सेटअप हम आज देखते हैं ना, ऐसा नहीं था। ना ही कोई इतनी ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी ज़रूरियात थी, ना ही कोई जो है इंसान को अपनी फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। और अब जो है, यानी कि पहले जो था इतनी ज़्यादा कम फैसिलिटीज़ के साथ भी लोग गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब जो है जी लाइफ मॉडर्न हो चुकी है और मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ी हैं, ठीक है जी, जिनमें से केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंटली प्रेजेंट है यहाँ पे। तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जाहिर सी बात है हमने मॉडर्न सोसाइटीज़ की नीड को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज तो लगानी पड़ेंगी और उनमें जो है वो केमिकल्स भी बनाने पड़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इन केमिकल इंडस्ट्री में सबसे पहले मेटलर्जी के प्रोसेस की, ठीक है जी। अब केमिकल इंडस्ट्रीज तो ठीक है इस्टेब्लिश होगी, अब उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो हम लोग कैरी आउट करते हैं, जो कि है मेटलर्जी, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है मेटल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब वो मेटल्स जो होती हैं वो हमें एज इट इज़ फॉर्म में तो नहीं मिलती, जाहिर सी बात है उनका पीछे एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके तो मेटल हमें मिलती है और हम उससे डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आटा है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो हमें ऐसे ही इस फॉर्म में नहीं मिल जाता पाउडर फॉर्म में। वो पहले जो है वो गंदम होती है, फिर गंदम की जो है वो क्या उसको बोलते, उसको पीसते हैं, फिर उसको जो है वो फर्दर उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसमें से जो जो चीज़ें दूसरी दलिया वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, ठीक है। कुछ जो है वो कनक वाला ही यानी कि गंदम वाला आटा ही खाना पसंद करते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस से डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो फ्लोर रेडी कर लिया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम बात करें हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की, ठीक है जी। यानी कि मेटल जो होती है, जैसे जैसा कि अगर ये बोर्ड है तो इसकी चारों तरफ जो है वो मेटल का कवर लगा हुआ है। इसके अलावा मेटल से आपके जो घरों की विंडोज़ होती हैं, ठीक है, उसमें जो शीशा है उसके इर्द गिर्द का जो सारा का सारा कवर है वो भी मेटल है। तो उसके अलावा मेटल की और भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती हैं, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेटल आती कहाँ से है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके मेटल को हासिल किया जाता है और उससे फिर डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं डेली लाइफ की, ठीक है। सो इसका जो प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल को हासिल करने का, वो है मेटलर्जी। क्या है जी? मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होती है, मेटलर्जी तो हाँ जी, मेटलर्जी क्या है, ये बेसिकली उस प्रोसेस का ही नाम है जिससे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी इम्प्योरिटीज से। और इम्प्योरिटीज यहाँ पे दो तीन तरह की होंगी मेटल के साथ, जिसका हम टर्म्स को आगे जाके डिस्कस करेंगे जी। वो इम्प्योरिटीज और भी हो सकती हैं, मिनरल भी हो सकते हैं और गैंग भी हो सकती है, ठीक है जी। अभी क्या क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और, ठीक है, और कहते हैं इम्प्योरिटीज को, जो भी मेटल के साथ मौजूद होंगी उसको कहा जाता है और, ठीक है जी। तो मेटलर्जी बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस का नाम है, बिल्कुल जैसे खाना पकाने के प्रोसेस का नाम क्या है, कुकिंग, इसी तरह से मेटलर्जी ये है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहते हैं जी और है, ठीक है, और उसके अलावा मिनरल भी है और उसके अलावा गैंग भी है, ठीक है। सारी की सारी जो है हम लोग टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। और क्या होती है? और जो होती हैं ये आपके पास बेसिकली अर्थली इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि मेटल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। इनसे हमने बेसिकली मेटल को सेपरेट करना है, तब हमारे पास मेटल जो आएगी वो प्योर फॉर्म में आएगी, ठीक है जी। और तब हम उसको जो है अपने
इस्तेमाल में लाएंगे। उसके अलावा गैंग भी जो होते हैं ये भी कह लो कि इम्प्योरिटीज ही होती हैं, ठीक है जी, जो कि मेटल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और उसके अलावा ओर्स को जो है वो आप लोग मिनिमम एफर्ट के साथ मेटल से सेपरेट कर लोगे। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स बेसिकली अर्थली इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि अर्थली बीनीथ द अर्थ, जमीन के नीचे पाई जाने वाली ये चीज होती है मिनरल्स, ठीक है, जो कि मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में मौजूद होती है और लार्ज स्केल पे उसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। होती तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज ही हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं जी अब हमारी मॉडर्न सोसाइटी की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको हमने पूरा भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात कहता है कि मेटल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती आ रही हैं बहुत सालों से। ऑल्दो अभी जो है उनकी जगह किसने ले ली है, पॉलीमर्स ने ले ली है, ठीक है। लेकिन पॉलीमर्स ने ले ज़रूर लिया उनकी जगह, लेकिन अभी भी मेटल की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम नहीं हुई है, ठीक है जी। जैसे कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको आप लोग खाने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। बेकिंग सोडा अक्सर आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा वॉशिंग सोडा है, ये तो है केमिकल्स ही है ना, वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इसकी भी डिस्कशन की जाएगी कि ये इंडस्ट्री में कैसे बनती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इंडस्ट्री में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद को, जो कि प्लांट्स को दी जाती है ताकि उनकी फर्टिलिटी बढ़े, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ग्रो करे, अच्छी पैदावार दे और उससे जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली जो है वो भी एक तरह के केमिकल ही हैं, उसको भी इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर जो है हमारे माइंड में जो आता है वो है यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उससे हमें अच्छी यील्ड जो है वो प्लांट की मिल जाती है। उसके बाद फिर हमें कहता है कि अच्छा यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग इसी चैप्टर में डिस्कस की जाएगी नेक्स्ट। उसके अलावा फिर वो कहता है कि अब एक और तरह के केमिकल जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये हम पूरा एक पीछे टॉपिक डिस्कस करके आ चुके होंगे कि पेट्रोलियम क्या है, ठीक है। इसकी जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशंस मतलब एक्सट्रैक्शंस ली जाती हैं, कैसे हासिल की जाती है, ज़मीन से पेट्रोल कैसे निकलता है, कैसे बनता है वो सारा पेट्रोलियम। अब जाहिर सी बात है पेट्रोलियम भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा इसको डिफरेंट केमिकल्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पेट्रोलियम की भी हम लोग जो है वो पूरा एक लेक्चर इस पर डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स के अंदर। तो आप लोग बोला लेक्चर जाके देख सकते हो पूरा का पूरा किस तरह से पेट्रोलियम बनती है ज़मीन के नीचे और किस तरह इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल की जाती हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास और कौन से केमिकल आते हैं, आई थिंक यही हमने केमिकल जो है वो डिस्कस करने हैं इन चैप्टर के अंदर। उसके बाद भी वो कहता है कि जब अब केमिकल इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना उस टाइम पे इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान की क्या थी। तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम पे 941 जो है वो बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे पूरे बरसगीर में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। तो यानी कि हिंद में क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान जब इकट्ठा था तो उसमें से सिर्फ कितनी 34 जो थी वो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। बहुत ही वीक बेस थी, इंडस्ट्रियल बेस थी उस टाइम पे पाकिस्तान की। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज तैयार की ताकि वो इस तरह की जो है वो आपकी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश करे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, और उससे क्या हो कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। और उससे जो है जो भी केमिकल्स वगैरह हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो आसानी से ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस किए जा सकें, ठीक है जी। उसके अलावा
फिर और इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है जी, तो अब जो है 34 से काफ़ी इनका नंबर जो है और बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और इवन के बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका यूरिया है, अमोनिया से बनने वाली अमोनिया वाले केमिकल्स, वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान में ही तैयार कर लिए जाते हैं क्योंकि अब इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर गई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे और की बात करते हैं। और हमारे पास एक चारकोपाइराइट है Cu2S। ठीक है, कॉपर ग्लैंस, सॉरी, दिस इज द कॉपर ग्लैंस। और चारकोपाइराइट कौन सी होती है? कॉपर FeS2, ये होती है चारकोपाइराइट, फोर्स के नाम है ये, जो कि मेटल के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, उसके अलावा मिनरल हमने कहा वो भी जो है वो क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जिसको मेटल से सेपरेट किया जाता है। ठीक है जी, लार्ज स्केल के ऊपर। और का भी हमने डिस्कस कर लिया। और के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी ओर हैं वो मिनरल्स तो हो सकते हैं, लेकिन मिनरल सारे के सारे और नहीं हो सकते। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग गैंग की बात करें तो ये भी आपके पास जो है वो इम्प्योरिटीज भी होती हैं जो कि मेटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसको हमने सेपरेट करना होता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग ये समझ सकते हो, ये आपकी मेटल है, इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या है आपके पास? इम्प्योरिटीज। इन इम्प्योरिटीज से हमने इसको सेपरेट करना है। इसको आप और का नाम दे सकते हो, और इसके बाहर और ज़्यादा जो है वो इम्प्योरिटीज की लेयर है, तो उसको आप लोग इसका नाम दे सकते हो, गैंग का नाम दे सकते हो। ठीक है, और मेटल के साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड है वो बेसिकली क्या है? मिनरल्स। ठीक है जी, तो इन सब से हमने सेपरेट करना है अपनी मेटल को, ताकि हमें प्योरीफाइड फॉर्म में वो मिले और फिर हम उससे जो भी चीज़ तैयार करनी है वो तैयार की जा सके। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है मेटलर्जी का बेसिक प्रोसेस, कि बेसिक प्रोसेस मेटलर्जी का क्या है, मेटलर्जी कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात, मेटलर्जी को कैरी आउट करने के कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। मेटलर्जी हमने कहा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होती है फ्रॉम इट्स ओर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, प्योर स्टेट में आपने लेके आना है मेटल को, आपने एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन। फिजिकल मीन कि आप लोग उसको हीट के जरिए से, ठीक है, हीट अप करोगे अपनी मेटल को एक स्पेशल टाइप के, जो भी आपका ऑपरेटर्स होगा उसके अंदर, ठीक है, जो भी आपका सेटअप होगा उसके अंदर मेटल को किया जाएगा, प्रोसेस से गुजारा जाएगा, टेम्परेचर से गुजारा जाएगा, और तब जो है वो आपकी मेटल आप सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप लोग केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते, कोई केमिकल ऐसा यूज़ करो जिससे आपकी जो मेटल है वो और से उसकी इम्प्योरिटी से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए। ठीक है, उसको कहा जाता है मेटलर्जी। अब कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कि आपकी मेटल जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा? स्टेप 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर के बाद आपने इसको क्या करना है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तीसरा स्टेप आपके पास क्या होगा? डिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर हम कुकिंग करते हैं तो उसके भी स्टेप्स होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना जो भी हमने खाना है वो हम ऐसे ही पकड़ के खा लेते हैं, नहीं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे का पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आप कह लो कि अगर आपने जो है वो कुकिंग ही करनी है, कोई डिश बनानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने भिंडियाँ बनानी है, ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले भिंडियाँ लेके आओगे, फिर उसके बाद उसको धोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको ड्राई करोगे, फिर उसके बाद आप उसको काटोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? प्याज काटोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? सारा मसाला रेडी करोगे, फिर आप क्या करोगे? प्याज को फ्राई करो, मतलब पहले भिंडियों को फ्राई करके निकाल लेते हैं कुछ लोग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे? प्याज फ्राई करोगे, सारा मसाला डालोगे उसके अंदर, उसको फ्राई कर लोगे, फिर भिंडियाँ, फिर आपका सारा जो है वो तैयार होता है ना, खाने के लायक चीज़ बनती है। बिल्कुल इसी तरह से मेटलर्जी यानी कि मेटल को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें
स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी, कुछ रूल होता है किस चीज़ के होने का। तो बिल्कुल इसी तरह से और की कंसंट्रेशन आपने करनी, यानी कि आपने और को किसी ना किसी तरीके से उसकी क्वांटिटी को जितनी भी मेटल के साथ उससे उसको इकट्ठा कर लेना है। और को आपने उसकी क्या करनी है, उसको कंसंट्रेट कर लेना है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करनी है ताकि वो मेटल से इजीली सेपरेट हो सके। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को आप लोगों ने जो और आपने एक साइड पे इकट्ठी कर लिया ना, उसको कंसंट्रेट कर लिया, अब आपने उससे मेटल को सेपरेट कर लेना है। तीसरे नंबर पर जो आपकी मेटल सेपरेट हो गई है ना, उसको अब आपने रिफाइन कर लेना है, मजीद उसकी सफाई सुथराई कर लेनी है ताकि जो अभी भी कोई इम्प्योरिटीज वगैरह हैं तो वो भी साफ हो जाए। ठीक है जी। अब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर के आगे से मजीद और प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा क्या प्रोसेस है, ग्रेविटी सेपरेशन के बाद क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर अब क्या होना है, ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बीकर लेना है। ठीक है, इस पे जो सेपरेशन है ना वो डिपेंड करनी है। अब इसका भी कोई ना कोई तरीका होगा कि ये सेपरेट हो जाए आपकी मेटल आपकी ओर से। तो फिर क्या होगा, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन बेसिकली बेस करेगी डेंसिटी ऑफ द ओर एंड मेटल। कि मेटल की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब वेट उसकी, D इज इक्वल टू M ओवर V, मैस पर मैस और वॉल्यूम के दरमियान में रेशियो को बोलते हैं डेंसिटी। तो ग्रेविटी सेपरेशन किस पर डिपेंड करेगी, जो आपकी मेटल है उसकी डेंसिटी यानी कि उसका वेट क्या है, और जो और जिससे आपने मेटल को सेपरेट करना है उसका वेट क्या है। ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी मेटल और ओर की, इसमें इस वाले प्रोसेस के अंदर सेपरेशन मेटल की फ्रॉम इट्स ओर। सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, आपने एक इसके अंदर जो है वो बहुत सारा पानी लिया हुआ होगा। ठीक है जी, अब क्या होना है कि आपने जब इसमें पाउडर फॉर्म में जो भी आपके पास मेटल है जिसके साथ ओर है, ठीक है, वो आप जब उसमें डालोगे तो क्या होगा, आप लोग देखोगे कि जो मेटल है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, उसकी डेंसिटी मतलब कंसर्न जो ओर है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और जो आपकी गैंग है जो कि किसके साथ, मेटल के साथ एसोसिएटेड है, वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखो, जो हमने कहा था मेटल के साथ 3 तरह की इम्प्योरिटीज होंगी, एक होगी आपके पास कौन सी, मिनरल और गैंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मेटल को उससे किससे सेपरेट करेंगे, जो सबसे वीकली अटैच है मेटल के साथ, गैंग। ठीक है, वो सेपरेट होगा तब हम और की तरफ आएंगे, और सेपरेट होगी तो जो छोटे मोटे से इम्प्योरिटीज मिनरल्स वगैरह हैं वो उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, इसके अंदर गैंग की डेंसिटी क्या है और की डेंसिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे गैंग की डेंसिटी होगी कम। ठीक है, तो ऊपर तैरना शुरू कर देगा, यहाँ पे पानी के ऊपर यहाँ पे तैरना शुरू कर देगा, और जो और है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी नीचे आकर, यहाँ पे नीचे जो है वो और बैठ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो गैंग आ जाएगा। गैंग को ऊपर से सेपरेट कर लिया जाएगा और कंसंट्रेटेड और हमें मिल चुकी होगी, जिसके अंदर जो है वो मेटल अभी मौजूद है और के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कंसंट्रेटेड और साथ में गैंग जो है वो सेपरेट हो चुका है। दूसरा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें अब क्या किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये बेसिकली डिपेंड करता है वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, गैंग एंड ओर की। वेटिंग, अच्छा, ये जो होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है मेथड। इसमें जो सेपरेशन होगी वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी गैंग और ओर की। इस पे जो सेपरेशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपने सेम इसी तरह से जो है वो डालना है अपना पाउडर मिक्सचर, जिसमें वो मेटल भी है अपनी इम्प्योरिटीज के साथ। तो यहाँ पे वेटिंग में क्या कहता है कि जो गैंग है वो आपकी किससे वेट हो जाता है, पानी से, और जो ओर है वो किससे वेट होती है, ऑयल से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ऑयल कोटेड ओर पार्टिकल। गैंग आपका पानी से वेट होगा और जो ओर है वो आपकी ऑयल से वेट होना पसंद करती है। फिर आप लोग क्या करोगे
कि आपकी जो गैंग है, क्योंकि वो आपकी जो ओर है वो लाइटर होगी, क्योंकि वो किससे वेट हो रही है, ऑयल के साथ। ऑयल की डेंसिटी होती है कम, तभी तो जब आप ऑयल पानी के अंदर डालोगे तो ऊपर तैरना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसका वेट कम है। जिससे इसका वेट कम होता है वो तैरना शुरू कर देती है पानी के ऊपर। तो और जो कि लाइट जो कि आपकी ऑयल के साथ वेट होती है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जो गैंग है, क्योंकि वो पानी के साथ वेट होता है, पानी की डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर और को सेपरेट कर दिया जाएगा और नीचे जो है वो आपका गैंग बैठ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की बात की जाए तो ये आपने मैग्नेटिक आपकी जो ओर है उसको नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से सेपरेट कर लेना है। इस वाले मेथड के अंदर सेपरेशन हम लोग ओर और गैंग की ही कर रहे हैं तीनों प्रोसेस के अंदर। लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है तीनों प्रोसेस के अंदर, कि उनकी उनकी जो सेपरेशन एबिलिटी है तीनों प्रोसेस के अंदर वो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर वो क्या कहते हैं, इसमें हमने सेपरेशन करनी है मैग्नेटिक ओर की। यहाँ पे ओर जो है वो मैग्नेटिक होगी और जो आपका गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपके दो रोलर्स लगे होंगे, उसके ऊपर से जो है ना उसके ऊपर से जो है ना वो इस तरह से एक बेल्ट से चल रहा होगा, ठीक है। दो रोलर लगे होंगे, उसके ऊपर से एक बेल्ट सा चल रहा होगा। यहाँ से आपने जब ओर डालनी है ना, पाउडर्ड मेटल का मिक्सचर जब आप डालोगे, यहाँ से पाउडर मेटल डालोगे, तो जो आपकी मैग्नेटिक ओर होगी, ठीक है, वो यहाँ से अट्रैक्ट होती होती यहाँ पे आके गिरेगी। और जो नॉन मैग्नेटिक होगी, जाहिर सी बात है, वो यहीं पे गिर जाएगी, पहले वाले बीकर के अंदर ही या पहले वाले टैंक के अंदर ही, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा जी, इसमें जो है वो आपका ओर आके आपकी इसमें ओर आके गिरी और इसमें आके गैंग गिर गया। गैंग पहले गिर गया है क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, और यहाँ पे जो ओर है वो मैग्नेटिक है, तो वो बाद में दूसरे तरफ जाके अट्रैक्ट होके गिरी है। तो हमें पता चल गया जी, इसमें आपकी ओर है और इसमें आपकी क्या है, गैंग है, ठीक है। तो इस तरह से ओर और गैंग की आपने सेपरेशन कर ली, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पहला स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर। दूसरा आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मेटल। मेटल को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल आएगा, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो है वो आपकी एक्सट्रैक्शन होनी है मेटल की। आई होप आपको पीछे से कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली तीन तरह के इसमें भी स्टेप्स आते हैं, ठीक है। उसमें हमने तीन तरह के मेथड देखे थे। ये कंसंट्रेशन में आपने जब कंसंट्रेशन करनी है तो ऑयल के जब कंसंट्रेट करना है, सेपरेट करना है, तो उसमें तीन तरह के मेथड थे, ठीक है। तीनों में कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता था जो था वो आपका कि किस तरह से कौन सी चीज़ सेपरेट होगी, ठीक है। तीन तरह के प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें जो है वो तीन तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हो मेटल को, ठीक है, जो भी आपको ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर से मिली है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले आप लोग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, स्मेल्टिंग, ठीक है। सबसे पहले है रोस्टिंग, फिर उसके बाद स्मेल्टिंग और फिर उसके बाद पेस्मराइजेशन। रोस्टिंग में आपने क्या करना, जो भी आपको कंसंट्रेट मिला है, कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर वाले स्टेप से, पहले वाले स्टेप से जो भी आपको कंसंट्रेट मिला है उसको आपने रोस्ट करना है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे आपने इसको हीट अप करना है, ठीक है। जो भी आपको मिला उसको आपने हाई टेम्परेचर पे हीट अप करना है, ठीक है जी। जब आप लोग इसको हीट अप करोगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और हवा की मौजूदगी में करना है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में करना है, ठीक है। आपको पहले वाले स्टेप से क्या चीज़ मिली है, कंसनट्रेटेड ओर मिली है, ठीक है, जो कि क्या है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है वो कॉपर आयरन सल्फाइड, आपको ये चीज़ मिली है, कंसनट्रेटेड ओर मिली है, ठीक है। कंसनट्रेटेड आपको जो है वो ओर मिली है, अब आपने इस ओर से मेटल को सेपरेट कर लेना है, या मेटल से आपने ओर को सेपरेट कर लेना है। अब आपको ये चीज़ मिली, हाई टेम्परेचर इसको आपने हीट अप करना है,
ऑक्सीजन की मौजूदगी में करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या बन जाए, वो ऑक्सीडाइज होके उड़ जाएं और पीछे जो है वो आपके पास क्या बच जाए, एक सॉलिड सी चीज़ बच जाए जिसके अंदर मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा CO2S प्लस, या फिर 2S बनेगा आपके पास यहाँ CO2S प्लस आयरन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपके पास जो इम्प्योरिटीज है वो सॉलिडिफाई हो गई हैं, ठीक है, और पीछे आपके पास कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड बन गया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों से अब आपको जो है वो मेटल मिल जाएगी जो भी आपने सेपरेट करनी थी वो, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद इम्प्योरिटीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उड़ गई हैं, पीछे आपको क्या मिल गया, कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। अब इस जो आपको ये जो मिक्सचर मिला है इसके अब आपने फर्दर जो है वो प्रोसेस इसके ऊपर करना है ताकि आपको प्योर मेटल, चाहे वो कॉपर है, ठीक है, वो आपको अगर चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, इसको मज़ीद जो है वो प्रोसेस से गुजारोगे ताकि आपके पास जो कॉपर है जिसके साथ अपनी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं वो बिल्कुल ही प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओगे जो कि है आपका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर जो डायग्राम आपने यूज़ करनी है स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस के अंदर वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे करके उसका कुछ सेटअप है, ठीक है। ये डबल जैकेट आपके पास है सारी की सारी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ सेटअप है इस तरह से उसका, ठीक है, ठीक है जी। हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे ये जी अंदर वाला सारा का सारा स्मेल्टिंग वाला ब्लास्ट फर्नेस है ये, जिसके अंदर से जो भी हमें चीज़ मिली है रोस्टिंग के प्रोसेस से, जो भी हमें कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड मिला है उसको हमने गुजारना है इस ब्लास्ट फर्नेस से, और ब्लास्ट फर्नेस से गुजारने के बाद आपको क्या मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत प्यूरिफाइड मेटल जो है वो मिल जाएगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट मेट मिलेगा, ठीक है। ये पीछे इसके टायर्स लगे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि यहाँ से आप लोग चार्ज डालोगे, चार्ज यानी कि जो भी आपका रोस्टिंग से आपको मटेरियल मिला है, ठीक है, वो आप उसको चार्ज बोलोगे। ये चार्जिंग फ्लोर होगा, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग फ्लोर होगा, यहाँ पे चार्ज गिरेगा, ये क्या होगा, चार्जिंग फ्लोर, चार्जिंग फ्लोर है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये टॉयर्स हैं, टॉयर्स यानी कि जो पीछे से आपके ये घूमेंगे और ये सारा ऑपरेटर्स घूमेगा, और यहाँ पे ये जो चीज़ लगी हुई है इसके साथ ये है वाटर जैकेट। वाटर जैकेट यानी कि जो इसके टेम्परेचर को, इस ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखेगी ताकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है तो वाटर जैकेट उसको बैलेंस कर दे, ठीक है। उसके बाद इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगा मेट। मेट यानी कि ये हम लोग अब अपने प्यूरिफाइड मेटल की तरफ जाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है जी। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने क्या करना है कि जो भी हमें चीज़ रोस्टिंग से मिली है, जो मटेरियल मिला है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस में। स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस में क्या हम यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि ये सारी की सारी आपको मैंने दिखा दी, ब्लास्ट फर्नेस जो भी चार्ज है वो हम इसमें डालेंगे, ये इसके फ्लोर पे गिरेगा जी, उसके बाद फिर आगे इसका ऑपरेटर से सारा उसके अंदर से चीज़ें गुजरनी है, ठीक है जी, सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर से गुजरेगा, ठीक है। और फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉलो होगा, आयरन सल्फाइड का अलग से होगा, कॉपर सल्फाइड का अलग से होगा। कैसे होगा वो रिएक्शन, यहाँ पे ही करके बता देती हूँ। आयरन सल्फाइड है अगर, उसका रिएक्शन आपका किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, क्या आपके पास बन जाएगा, आयरन सल्फाइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इम्प्योरिटी बन के उड़ गई, ठीक है।
बैलेंसिंग वाली कंडीशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे बैलेंस कर लो ऑक्सीजन को, यहाँ पे 3 लगा सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे बैलेंस कर लेना। उसके बाद आयरन ऑक्साइड का फर्दर आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, सैंड के साथ। सैंड के साथ जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या बन गया, FeSiO3। ये क्या बन गया, स्लैग। स्लैग यानी कि बिल्कुल ही इम्प्योर सा मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। मेटल के साथ जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो स्लैग बन गया। स्लैग मतलब कि मेटल के साथ जो भी गंदगी होती है ना, उसको कहा जाता है स्लैग, ठीक है जी। सबसे पहले जो है, जब आपने आयरन सल्फाइड कॉपर सल्फाइड का मिक्सचर आपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला, ठीक है। और उसका जो है वो आपका सारा मैं प्रोसीजर बता चुकी हूँ कि कैसे जो है वाटर जैकेट, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो वाटर जैकेट उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड डाला, उनके रिएक्शन होंगे, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले आयरन सल्फाइड को डिस्कस कर लिया है कि आयरन सल्फाइड का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, हवा की मौजूदगी में हो रहा है, तो उसके साथ रिएक्शन भी होगा, ठीक है। जब रिएक्शन होगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में हमारे पास जो है वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि इम्प्योरिटी जो है वो उड़ जाएगी। उसके बाद जो आयरन ऑक्साइड पहले स्टेप में बना है, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर होगा। आयरन ऑक्साइड जो बना है वो सैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैंड मौजूद है, ठीक है। सैंड के साथ इसको जब रिएक्शन होगा तो वो स्लैग बना लेगा। स्लैग मतलब कि जो भी मेटल के साथ इम्प्योरिटीज होती है ना, उसको कहा जाता है स्लैग। वो सारी की सारी हम लोग यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप लोग क्या करोगे, सेपरेट आउट कर लोगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, रह गया कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड ऑन द अदर हैंड Cu2S, इसका जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, इसका जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा प्लस आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जो रिमेनिंग आपके पास आयरन सल्फाइड होगा, उसके साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या रह जाएगा, कॉपर मेटल रह जाएगी और प्लस आपके पास जो है वो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और साथ में आपके पास जो है वो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बना, कॉपर सल्फाइड, ये आपके पास पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ है, दूसरे स्टेप में आपके पास ये रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फाइड था, उसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो वो कॉपर ऑक्साइड प्लस आपके पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा रिमेनिंग आयरन सल्फाइड के साथ, तो कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और प्लस आपके पास आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है जी। और इस स्टेप के अंदर हमें ये जो मिला है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है मेट। मेट यानी कि आपके पास जो मोल्टन मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है मेट, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है वो कॉपर सल्फाइड मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो हमें मेटल मिली है जो कि कॉपर है, उसके साथ अभी सल्फाइड यानी कि इम्प्योरिटी मौजूद है, ये अभी प्योर नहीं है। इसकी प्योरिटी कितनी है अभी 45%, लेकिन हमें तो अबाउट 100% जो है वो प्योर मेटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें प्योर मेटल नहीं मिली, ठीक है। पहले स्टेप में रिएक्शन ये होगा, दूसरे में ये हो गया, ठीक है जी। और हमें जो है वो यहाँ से मेट मिल गया है, ठीक है। यानी कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड का मिक्सचर, मोल्टन मिक्सचर, उसको कहा जाता है मेट। अभी हमने जो है वो क्या मिली है, कॉपर सल्फाइड, जो कि प्योर मेटल नहीं है, यानी कि अभी हमें इसके ऊपर मजीद जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, तीसरा आपके पास जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में तीसरा वाला जो प्रोसेस है वो है मेस्मराइजेशन का, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, मेस्मराइजेशन। इसमें हम लोग जो चीज़ यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, डेसिमल कन्वर्टर। ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है जी, पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इसको आपने यहाँ से जो है उसके साथ कनेक्ट किया होगा, ठीक है। टिल्ट होगा ना ये, बिल्कुल जैसे कि इसको आप घुमा भी सकते हो एंड ऑल दैट, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो एक गुजारनी है हवा के लिए, ठीक हो गया जी। डेसिमल कन्वर्टर ठीक हो गया, एयर स्टीम। अच्छा,
यहाँ पे ये जो चीज़ है ना जो इन दोनों के साथ अटैच है, ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पियर शेप ऑपरेटस होगा पूरा का पूरा, ठीक है, जिसको आप लोग घुमा भी सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे भी हिला सकते हो इसको, ठीक है, घुमा सकते हो पिवट के, क्योंकि यहाँ पे पिवट पॉइंट है, बिल्कुल वैसे जैसे दरवाज़ा नहीं होता उसको ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके भी पिवट पॉइंट्स होंगे, इसको आप लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अब आपको जो सेकेंड स्टेप से मिला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो सेकेंड स्टेप है, जो कि है क्या स्मेल्टिंग, उससे जो आपको मेट मिला है उसको आपने इस पेस्मर कन्वर्टर में डाल देना, ठीक है। उसके जब आप लोग डालोगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपने क्या डाला है, आयरन सल्फाइड प्लस आपने कॉपर सल्फाइड डाल दिया, ठीक है। अब उसके रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, ताकि हमें जो मेटल है वो प्योरीफाइड फॉर्म में मिल सके। तो सबसे पहले जो आयरन सल्फाइड है उसका हमने रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये रिएक्शन भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे सैंड के साथ भी इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी मेटल से सेपरेट हो जाए, ठीक है, और हमें प्योरीफाइड मेटल जो है वो मिल जाए। आयरन सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इम्प्योरिटीज़ बन के उड़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है इसका जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे सैंड के साथ तो क्या होगा, FeSiO3 यानी कि स्लैग बन जाएगी। स्लैग मतलब कि इम्प्योरिटी विद अटैच विद द मेटल, उसको सेपरेट कर लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपकी कॉपर सल्फाइड है उसका जब आप लोग रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका अब आपने रिएक्शन करना है कॉपर सल्फाइड के साथ, रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ जब उसका रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कॉपर मेटल मिल जाएगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ये जो कॉपर मेटल मिली है ना हमें, ठीक है, ये भी पूरी प्योर नहीं है। ये कितने % प्योर होगी, ये मेटल जो हमें मिली है 6 कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आई थिंक 98% प्योर है, ठीक है। 98% जो है ये आपकी मेटल प्योर होगी। ये जो मेटल मिली है कितने % प्योर है, 98%, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले हमें जो है वो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के स्टेप में जो है वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग का, स्मेल्टिंग का, और फिर आपके पास आ गया पेस्मराइजेशन का। पेस्मराइजेशन का प्रोसेस को फॉलो करते करते जो हमें मेटल मिली है वो है 98% प्योर। अब आपको ये जो मेटल मिली है इसको आपने सैंड माउल्स, यानी कि सैंड माउल्स इसको बोलेंगे, सैंड के बने हुए नमूने होंगे, ठीक है, जैसे कि सांचे जिसको बोला जाता है, उसमें डाला जाएगा इस आपकी कॉपर मेटल को जो हमें बेसमर प्रोसेस से मिली है, ठीक है, जो कि 98% प्योर है। जब आप उसमें इसको डालोगे तो ऐसे बिल्कुल उसकी सरफेस बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे उबली हुई है, ठीक है, ऐसी ही इसकी सरफेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये सैंड माउल्ड है, इसमें जब आपने मेटल डाली है ना तो उसकी सरफेस कुछ ऐसी ऐसी हो जाएगी, उभार टाइप उसकी सरफेस आ जाएगी, वैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे उबली हुई है उसकी सरफेस, उभरी हुई सी सरफेस होगी, ठीक है, ऐसे उभरी उभरी उभरी। तो उसको जो है इस तरह की जो कॉपर मेटल हो जाती है ना, क्योंकि उसमें से जितनी भी गैसेस होती हैं मेटल में से सारी निकल रही होती हैं, जो भी इस प्रोसेस के दौरान उसने कंज्यूम की होती हैं। तो सैंड माउल्ड में डालने के बाद वो सारी की सारी गैसेस उस मेटल के अंदर से निकलेंगी, तो उसके ऊपर उभार उभार से जो है वो बन जाएंगे बिल्कुल बुलबुले टाइप के, ठीक है। इस तरह की जो कॉपर मेटल होती है उसको कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहा जाता है, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब यह है कि उसकी सतह जो है वो उभरी होती है, ठीक है। ये जो मेटल मिली है ब्लिस्टर कॉपर भी इसको कहा जाता है, ब्लिस्टर कॉपर इसको कहा जाता है। ये 98% जो है ये प्योर होती है, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें ये जो मेटल है ना वो मज़ीद प्योरीफाई होके मिले, 98% पे हमारा गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाए, तो उसके लिए हम फिर नेक्स्ट स्टेप को जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जितनी जितनी प्योरिटी की आपको मेटल चाहिए, अगर आपको कम प्योरिटी की चाहिए थी 45% वाली, तो आप लोग जो है वो फर्स्ट स्टेप में, यानी कि जो आपका कंसनट्रेशन ऑफ ओर वाला प्रोसेस है उसी में स्टॉप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो अगर ज़्यादा प्योरिटी की चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा 98% की चाहिए, तो आप लोग इस नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा प्योरिटी चाहिए तो फिर आप लोग रिफाइनिंग पे आ जाते हो कि आपने बिल्कुल ही रिफाइन कर देना है मेटल को, आपको बिल्कुल ही प्योरीफाइड मेटल चाहिए, तो फिर आप लोग जो है वो थर्ड स्टेप को फॉलो करते हो, जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें अब क्या किया जाता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है प्रोसेस सारा का सारा।
ठीक है जी। ओके, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग वाले प्रोसेस में क्या किया जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या होता है, ये थर्ड वाला स्टेप, रिफाइनिंग। इसमें अब हमने क्या करना है कि जो हमें कॉपर मिली है ना, प्योरीफाइड कॉपर जो हमें मिल चुकी है 98% क्रिस्टल कॉपर जो मिली है, आपने क्या करना है, लेना है बीकर, ठीक है। उसके अंदर अब आपने रखनी है जी 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एक जो है वो आपकी किसके तौर पर पैक करेगी, एनोड के तौर पे, जो कि इम्प्योर कॉपर होगी, और एक जो है वो कैथोड के तौर पर पैक करेगी, जो कि होगी प्योर कॉपर, ठीक है। दोनों को आपने जो है वो अटैच किया होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। नीचे जो है वो आपने सोल्यूशन डाला होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इस मेटल की आपने सेपरेशन करनी है, आपने बीकर के अंदर सोल्यूशन भी उसी मेटल का रखना है, इसलिए हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि कॉपर हमारे पास जो मेटल है ना, जो कि 98% प्योर है, वो ज़्यादा प्योर हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या किया, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, ठीक है। क्यों कॉपर सल्फेट ही लिया है, क्योंकि हम लोग जिस मेटल की सेपरेशन करना चाह रहे हैं, प्योरीफिकेशन करना चाह रहे हैं, उसी का सॉल्ट जो है वो यूज़ किया, उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन बीकर में इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लटका दिए हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, वो जो एनोड है वो किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और वो किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का, ठीक है। बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो एनोड है और जो नेगेटिव है वो कैथोड है। बचपन से ये बातें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ भी क्या होगा, आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो गया जी, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ठीक है, स्टार्टिंग पे क्या है, जो आपका ये कैथोड है ये ब्रीसा है, और जो एनोड है ये आपके पास थोड़ा सा सेहतमंद है, ठीक है। सेहतमंद का मतलब क्या है कि इम्प्योर कॉपर इसके साथ ज़्यादा क्वांटिटी में अटैच है, अभी वो इम्प्योर है इस वजह से, और हम चाहते हैं कि प्यूरीफाई हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये जो कॉपर है ना, जो प्योर या आपके पास जो एनोड के साथ अटैच है कॉपर, ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu+2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, Cu+2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो Cu+2 है, ठीक है, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है, +2, यानी कि आपने इसने क्या किया, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर +2 आयन की फॉर्म में नीचे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। नीचे आना शुरू हो गए हैं तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, वो ये Cu+2 जो है वो अटेन कर लेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। Cu+2 है, +2 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिलेंगे तो आपके पास में कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होंगे तो ये जो कॉपर एटम्स हैं ये जाकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे इस प्योर कैथोड के ऊपर, प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर, और फिर इसी तरह से सारे के सारे यहाँ से कॉपर के जो भी आपके आइंस हैं, कॉपर जितनी भी अटैच है यहाँ पे उस Cu+2 की फॉर्म में जाती जाएगी। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे होंगे ये Cu+2 गेन करते चले जाएंगे, एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, और वो एटम्स जो हैं वो यहाँ पे कैथोड के ऊपर अटैच होते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा छोटा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कॉपर निकलते चला जा रहा है, ये बिल्कुल जो है वो पतली सी हो जाएगी। और ये जो है क्योंकि इसके साथ कॉपर एटम जुड़ते चले जा रहे हैं तो इसका साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम इस वाले रॉड को सेपरेट कर लेंगे, जितनी भी हमें कॉपर है सारी की सारी मिल गई है और ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो फिर आप इसको सेपरेट कर लोगे और इससे आप लोग क्या कर लोगे, कॉपर जितनी भी मेटल इसके साथ अटैच हो गई है उसको सेपरेट कर लोगे। और इस तरह से जो हमें इससे जो कॉपर मिलेगी वो 99.9% प्योर होगी, ठीक है जी। कितने परसेंट प्योर होगी, 99.9% जो है हमें प्योर कॉपर मिल जाएगी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जो है वो हमें कॉपर प्यूरिफाइड इस प्रोसेस से मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर कोई भी इम्प्योरिटी जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह भी था, अगर इलेक्ट्रोड के साथ वो नीचे बैठ जाएगा, उसको नीचे सेपरेट कर लिया जाएगा,
ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली मेटल का फॉलो किया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, प्यूरीफाई हो जाए और हमें जो है वो 99% प्योर जो है वो कॉपर मेटल मिल गई है, जिसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। कोई भी आपने पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसको जाके लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल आप कोई भी मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।